नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर राजस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं अविनाश, सहायक आचार्य लोक प्रशासन ज्ञानदूत बनकर के आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक विषय है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। यह विषय बीए भाग प्रथम वर्ष के लोक प्रशासन के द्वितीय प्रश्न पत्र तथा एमए उत्तरार्ध लोक प्रशासन के अनिवार्य प्रश्न पत्र भारत में लोक प्रशासन के एक अध्याय चैप्टर के रूप में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी समानोपयोगी एवं ज्ञानोपयोगी है। सो लेट्स स्टार्ट। राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट। भारत के संविधान का अनुच्छेद 52 यह प्रावधान करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चूंकि भारत एक संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से युक्त राष्ट्र है, अतः यहाँ राष्ट्रपति का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचन के माध्यम से भरा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसरण में संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में अंतर्निहित है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है। चूँकि संविधान का अनुच्छेद 74(1) यह वर्णित करता है कि राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श टू असिस्ट एंड एडवाइस प्रदान करने हेतु एक मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसलिए इस प्रकार राष्ट्रपति का पद वास्तविक दृष्टि से अधिकार संपन्न न होकर के नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में होता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं या अर्हताएं, क्वालिफिकेशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। संविधान के अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद हेतु जो योग्यताएं या अर्हताएं वर्णित हैं या उल्लिखित हैं वे इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल, वह भारत का नागरिक हो। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ही हैज बीन कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। नेक्स्ट, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने हेतु अर्हित हो, अर्थात उसका नाम किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो। नेक्स्ट, वह शारीरिक या मानसिक रूप से शैथिल्य या पागल या दिवालिया घोषित न हो तथा किसी कारणवश चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित न हो। वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उक्त दोनों सरकारों के अधीन किसी सार्वजनिक पद पर विराजित न हो। और इतना ही नहीं,
राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक समर्थकों की आवश्यकता होती है तथा प्रतिभूति के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में, जमानत के रूप में 15,000 रुपये जमानत राशि के जमा करवाने होते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसरण में राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव एक निर्वाचक मंडल के इलेक्टोरल कॉलेज के इन सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जो इस प्रकार है। प्रथम, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यगण यानी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। और दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण, इलेक्टेड एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। विशेष बात यह है कि संसद तथा राज्य विधान परिषदों में मनोनीत सदस्य, नॉमिनी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान किसी राज्य की विधानसभा भंग हो, डिसॉल्व हो या कोई स्थान, कोई पद रिक्त हो तो भी राष्ट्रपति का चुनाव होकर के रहेगा। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि या पद्धति या प्रणाली या मेथड। देखिए, इस बाबत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 और इसके निमित्त सन 1974 में नियम निर्मित है। जहाँ तक प्रश्न है राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए बता दें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष या परोक्ष, इनडायरेक्ट विधि द्वारा संपादित होता है। अन्य शब्दों में, इन अदर वर्ड्स या अर्थात जनसाधारण के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 55 में या संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज जो है, उस निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य भार या मत मूल्य निकाला जाता है। और ये जो मत भार, ये जो मत मूल्य है, यह वर्ष सन 1971 की 1971 की जनसंख्या के आधार पर निकाला जाता है। सर्वप्रथम राज्य विधानसभा के सदस्यगण, एमएलएज का मतभार या मत मूल्य और तत्पश्चात सांसदों का मतभार या मत मूल्य निकाला जाता है। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य का मतभार या मत मूल्य निकालने के लिए जो सूत्र, जो फॉर्मूला प्रयुक्त किया जाता है वह इस प्रकार है। किसी यानी राज्य की जनसंख्या बटा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भाग 1000
और आधार वर्ष बेस ईयर 1971 की जनसंख्या, यानी राज्य की जनसंख्या बटा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भाग 1000 और आधार वर्ष जो राज्य की जो जनसंख्या का जो आधार वर्ष है वो होगा 1971 की जनसंख्या। जैसे हम उदाहरण के तौर पर अपने ही राज्य राजस्थान को लेते हैं, तो राजस्थान राज्य की सन 1971 की यदि जनसंख्या की बात करें तो मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि राजस्थान राज्य की जनसंख्या सन 1971 में 2,57,65,806 थी और उस समय यानी 1971 के समय राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी 200 थी। तो राज्य की जनसंख्या यानी 2,57,65,806 और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 200 भाग 1000 करने के बाद में जो गणना निकल कर के आती है, तो एक सदस्य का यदि मत मूल्य मत भार निकाले राजस्थान राज्य के संदर्भ में तो वह 129 आता है, 129। और चूंकि संख्या कुल संख्या 200 है तो 129 गुणन 200 बराबर 25,800 हुआ। इसी प्रकार अन्य राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का मतभार भी निकाल लिया जाता है। अब सांसद के मत का भार ज्ञात करने के लिए जो सूत्र जो फॉर्मूला प्रयुक्त किया जाता है वो इस प्रकार है। सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के कुल मतों का भार, सूत्र है सांसद का मतभार निकालने का, सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों का कुल मतभार बटा संसद में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। तो सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों का जो कुल मतभार जो निकलता है और जो निकल कर के आता है वह है 5,49,495 और संसद में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वो है कुल 776 यानी 543 543 लोकसभा प्लस 233 233 राज्यसभा इज इक्वल टू समान है बराबर है 776। इस प्रकार एक सांसद के मत का भार 708 और सभी सांसदों के मतों का भार 708 गुणन सभी सांसद निर्वाचित सांसद कितने 776। तो 708 गुणन 776 बराबर आएंगे 5,49,408। इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो सम्मिलित सभी सदस्यों का जो कुल मतभार निकल करके आता है वो होगा 5,49,495 प्लस 5,49,408। इन सभी का जो समग्र योग किया जाए वो आएगा 10,98,903। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव का प्रबंधन किया जाता है। इसके लिए बाकायदा लोकसभा के महासचिव जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा या फिर राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से आवर्तन रोटेशन वाइज जो है महासचिव नियुक्त किया जाता है, मतलब निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है और राज्यों की विधानसभाओं के जो सचिवगण हैं उनको सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है गुप्त मतदान के माध्यम से राज्यों की विधानसभाओं में और संसद में गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान किया जाता है या जो है वोट डाले जाते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट करना निहायत ही जरूरी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, मैं यहाँ पे जानकारी देना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रपति के चुनाव के मतपत्र या बैलेट में दरअसल कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता है, बल्कि सभी जो राष्ट्रपति पद के जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके नाम के सम्मुख एक आयताकार खाली स्तंभ होता है, एक आयताकार खाना होता है और मतदाता जो वोटर है राष्ट्रपति का
उसको किसी एक उम्मीदवार को मत न दे करके, किसी एक उम्मीदवार को, एक अभ्यर्थी को मत नहीं दे करके सभी उम्मीदवारों, सभी प्रत्याशियों के नाम के सम्मुख अपनी पसंदानुसार अधिमान या वरीयता, प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 ETC देना होता है। अब हम बात करते हैं काउंटिंग की। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु मतदान होने के उपरांत तुरंत मतगणना की जाती है, काउंटिंग की जाती है। और मतगणना करते समय जो वैध मत जो प्राप्त होते हैं, वैलिड वोट, उन वैध मतों को छांट करके, उनकी स्क्रूटनी करके, जो अधिमान, जो वरीयता, जो प्रेफरेंस नंबर 1 के आधार पर उनको कैंडिडेट वाइज या प्रत्याशीवार उनको रखा जाता है। और प्रत्येक मत का भार या मूल्य ज्ञात करके प्रत्याशी को कितने कुल मत मिलते हैं, मिले कुल मतों की जो है गणना की जाती है। और यहाँ पे विशेष बात यह है कि राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित होने के लिए यह अपेक्षित है, यह अनिवार्य है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कुल वैध मतों के, ध्यान दीजिएगा, कुल वैध मतों के आधे से अधिक मतभार प्राप्त हो। अर्थात इसका भी एक सूत्र है कि निर्वाचित किए जाने की कोटे की संख्या कुल वैध मत बटा 2 + 1, यानी आधे से अधिक मतभार कुल वैध मत बटा 2 + 1। यदि प्रथम दौर फर्स्ट फेज की मतगणना के दौरान किसी भी उम्मीदवार को जो निर्वाचित किए जाने की कोटे की संख्या, जो सूत्र मैंने बताया, उस संख्या के अनुसार मत प्राप्त नहीं होते हैं, तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को अपवर्जित हटाते हुए, डीबार करते हुए, उसके मतों में जो अधिमान क्रम संख्या 2 है, उस अधिमान क्रम संख्या 2 को शेष उम्मीदवारों में विभक्त कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। और यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि कोई प्रत्याशी निर्धारित कोटे की संख्या जितने मत प्राप्त नहीं कर लेता है। तो ये हुई राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक संपूर्ण प्रक्रिया। अब हम लेते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन करवा दिया हमने। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के पश्चात राष्ट्रपति क्या करेगा, महोदय क्या करेंगे, शपथ लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली जो शपथ या जो प्रतिज्ञान, ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, जो शपथ है, उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, प्रधान न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के द्वारा, या प्रधान न्यायमूर्ति की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जज के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ या प्रतिज्ञान दिलाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पद हेतु जो शपथ या जो प्रतिज्ञान है, उसका जो प्रारूप है वो आप मुझसे सुन सकते हैं। वो इस प्रकार है, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, पुरुष है तो लेता हूँ और महिला है तो लेती हूँ। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, प्रिजर्व, संरक्षण, प्रोटेक्ट तथा प्रतिरक्षण डिफेंड करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। ये थी भारत के राष्ट्रपति की शपथ, जो संविधान और विधि की मर्यादा और उसके संरक्षण को बनाए रखने के क्रम में लेते हैं।
अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल या पदत्याग, टर्म और टेन्योर, रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसरण में राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करता है तथा संविधान के अगले ही अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन हेतु कोई प्रतिबंध नहीं है। अर्थात कोई व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर सकता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पदावधि की समाप्ति या अन्य कारणों से पद रिक्त होने की स्थिति में 6 माह के भीतर विद इन 6 मंथ्स, 6 माह के भीतर निर्वाचन कराया जाना एक संवैधानिक बाध्यता, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु या अन्य कोई अक्षमता के कारण पद रिक्त हो जाए तो पद रिक्त होने की स्थिति में एक एक्ट बना हुआ है, द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति इस दायित्व को संभालता है। यदि उस समय उपराष्ट्रपति महोदय भी, वाइस प्रेसिडेंट महोदय भी उपलब्ध न हो तो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश या उनकी अनुपलब्धता में ज्येष्ठतम न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जज के द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला जाता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो स्वेच्छा से पद त्याग सकता है या फिर संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसरण में महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस के माध्यम से समय से पूर्व पद से हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख के माध्यम से करते हैं और उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य बनता है कि वे राष्ट्रपति के पदत्याग की सूचना तुरंत प्रभाव से लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लोकसभा को प्रदान करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, भारत में राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर महाभियोग, इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसरण में संसद के किसी भी सदन द्वारा यह आरोप एक संकल्प, एक प्रस्ताव, रिजोल्यूशन के रूप में लाया जाता है या रिजोल्यूशन के रूप में हो या रिजोल्यूशन के रूप में लाया जाता है जिस पर कम से कम, न्यूनतम, मिनिमम उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो और तथा राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भेजा जाए, उन्हें सूचना दिया जाना जरूरी है तथा ये जो संकल्प और प्रस्ताव है वो यदि उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यदि पारित हो जाता है तो दूसरा सदन जो है राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच या तो स्वयं करेगा या फिर किसी न्यायालय या किसी न्यायाधिकरण के माध्यम से करवाएगा। यदि राष्ट्रपति चाहें तो इस जांच में स्वयं उपस्थित हो सकते हैं या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। और यदि जांच के पश्चात दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव या इस संकल्प को, इस महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति महोदय को उसी समय तत्क्षण एट वंस पद त्यागना ही होता है। और जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव
नहीं लाया गया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। राष्ट्रपति से संबंधित अन्य पहलुओं के बारे में हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा और धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स।